हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं परफेक्ट टैक्स एंड अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली वीडियोस में बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का एक इंट्रोडक्शन पार्ट देखा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के कंसेप्ट को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। बिकॉज दोस्तों, अकाउंट्स में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों, जब आप प्रैक्टिकली अकाउंटिंग करेंगे तो उस समय भी यही कंसेप्ट आपकी मदद करेगा। इसलिए दोस्तों, कंसेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है। कंसेप्ट अगर अच्छे से क्लियर हो जाता है तो आपको अकाउंट्स में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए आज मैं थोड़ा सा और डिटेल में बात करूंगा कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आखिर होता क्या है, इसे क्यों बनाना जरूरी है और इसे कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस वीडियो से कुछ सीखते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को समझने के लिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी कैश बुक बना रखा है। डबल कॉलम कैश बुक है जो कि आप मेंटेन करते हैं जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे, तो ये जो कैश बुक है आपके द्वारा मेंटेन किया जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों, हमने यहाँ पे एक पासबुक भी बनाया है, यानी कि बैंक स्टेटमेंट भी यहाँ पे हमने बना रखा है। ठीक है, इसमें भी कुछ एंट्रीज किए गए हैं और साथ ही साथ इसमें भी कुछ एंट्रीज किए गए हैं। इन दोनों को हम मैच कराएंगे और बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि ये जो कैश बुक है, इस कैश बुक में जो आपका कैश का बैलेंस है और जो बैंक का बैलेंस है, ये आपके बिजनेस के लिए क्या है दोस्तों? ये आपके बिजनेस के लिए एसेट है ना। कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस आपके बिजनेस के लिए क्या है दोस्तों? एसेट है। ठीक है, लेकिन यही बैलेंस बैंक के लिए क्या है दोस्तों? बैंक के लिए ये बैलेंस एसेट नहीं है, क्योंकि बैंक में जो पैसा जमा है वो आपका पैसा जमा है, आपके बिजनेस का पैसा जमा है ना। तो बैंक के लिए जो ये पैसा है, ये क्या है दोस्तों? लायबिलिटी है। ठीक है, आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए ये पैसा क्या है? एसेट है। लेकिन बैंक के लिए क्या है दोस्तों? ये पैसा लायबिलिटी है। ठीक है, तो जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे कैश बुक में, तो जिस अकाउंट को आप यहाँ पे डेबिट करेंगे उस अकाउंट को आपका बैंक क्रेडिट करेगा। जिस अकाउंट को आप यहाँ पे क्रेडिट करेंगे उस अकाउंट को आपका बैंक वहाँ पे डेबिट करेगा। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते ही हैं, जब भी कोई बैंक से मैसेज आता है तो लिखता है मैसेज में योर क्रेडिट बैलेंस इज इतना, या फिर योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ रुपीज इतना, है ना। क्रेडिटेड मतलब यानी कि आपके अकाउंट में इतना रुपया बढ़ गया। ठीक है, यानी कि बैंक का लायबिलिटी उतने रुपए से और बढ़ गया। ठीक है, और आपका एसेट उतने रुपए से बढ़ गया, इसलिए मैसेज उस तरह से आता है। क्लियर दोस्तों? अब अगर हम बात करें दोस्तों कैश बुक की, तो कैश बुक का फॉर्मेट तो आप लोग जानते ही है। ये दो पार्ट में बनता है, डेबिट पार्ट एंड क्रेडिट पार्ट। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि 1 तारीख को एज ओपनिंग 10,000 रुपया ले लिया है। 5 तारीख को मोहन से एक चेक रिसीव किया है, जिसका एंट्री हमने यहाँ पे कर लिया है 20,000 रुपया का। उसी तरह दोस्तों 25 मार्च को भी राम से हमें 20,000 रुपया का एक चेक मिला था, जिसका एंट्री हमने यहाँ पे कर लिया है। और उसके साथ साथ दोस्तों 31 मार्च को भी रमेश अकाउंट से हमको एक चेक मिला था 30,000 रुपया का, जिसका एंट्री हमने यहाँ पे कर लिया है। उसके साथ साथ दोस्तों क्रेडिट साइड की अगर हम बात करें तो क्रेडिट साइड में 10 मार्च 2020 को हमने एक चेक इशू किया था प्रेम अकाउंट को, है ना। प्रेम अकाउंट को हमने एक चेक काट करके दिया था, उसका एंट्री हमने यहाँ पे पेमेंट साइड में कर लिया है। उसी तरह दोस्तों 20 मार्च को उमेश को भी हमने 20,000 रुपया का एक चेक इशू किया था। क्लियर दोस्तों? तो ये सब ट्रांजेक्शन करने के बाद हमारे कैश बुक का बैलेंस कितना बच रहा है दोस्तों? तो हमारे कैश बुक का बैलेंस बच रहा है 50,000। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो 50,000 है, ये हमारे कैश का बैलेंस है। और ये बैलेंस क्या होगा दोस्तों? डेबिट बैलेंस होगा। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब दोस्तों 31 मार्च को जब हमने अपने कैश बुक को क्लोज किया तो हमारा बैलेंस कितना था? 50,000 डेबिट बैलेंस था। ठीक है, 31 मार्च को ही हमने क्या किया कि अपने बैंक में गया और अपने पासबुक को अपडेट कराया। अपडेट कराने के बाद पता चला कि पासबुक में जो बैलेंस है वो 21,000 है। ठीक है, हमारे कैश बुक में कितना बैलेंस है? 50,000, जबकि हमारे पासबुक में जो बैलेंस है वो 21,000 है। ठीक है, तो इसी डिफरेंस को मिलाने के लिए हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। अब दोस्तों थोड़ा पासबुक को भी हम लोग समझ लेते हैं। पासबुक की अगर बात करें दोस्तों, तो अगर आपके पास पासबुक है तो उसे हम पासबुक बोलेंगे। अगर आपके पास पासबुक नहीं है, आपका करंट अकाउंट अगर है, तो बैंक आपको एक स्टेटमेंट निकाल करके देगा A4 पेज साइज में। ठीक है, उसमें भी इसी तरह से डिटेल्स दिए रहते हैं। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट मिलेगा आपको, हो सकता है कि उसमें जो फॉर्मेट यहाँ पे हमने बनाया है इससे अलग भी हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट सेम ही रहता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि डेट ले लिया है सबसे पहले। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमने ले लिया है पार्टिकुलर्स के बाद दोस्तों डेबिट
अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। जितना अमाउंट डेबिट हुआ वो सब इसमें है और क्रेडिट अमाउंट इसमें है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमने ले लिया है बैलेंस, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1 मार्च 2020 को ओपनिंग बैलेंस कितना था, 10,000। 10,000 क्रेडिट साइड में है क्योंकि ये 10,000 बैंक के लिए क्या है दोस्तों, लायबिलिटी है, ठीक है। तो अब 1 तारीख को बैलेंस कितना है दोस्तों बैंक में, तो 10,000 रुपया क्रेडिट बैलेंस है। क्लियर है दोस्तों, 10,000 रुपया क्रेडिट बैलेंस, यानी कि बैंक के पास लायबिलिटी कितना है 1 तारीख को, 10,000 रुपया का। आपके पास एसेट कितना है 1 तारीख को, आपके पास एसेट है कितना 1 तारीख को, 10,000 रुपया। क्लियर है। उसके बाद दोस्तों उसी तरह से कुछ चेक डिपॉजिट्स हुए, जितने भी चेक डिपॉजिट्स हुए हैं वो सारे के सारे आपको क्रेडिट साइड में दिख जाएंगे, और जितने भी चेक आपने इशू किए हैं वो सारे के सारे आपको डेबिट साइड में दिख जाएंगे। और उसके बाद डे वाइज यहाँ पे उसका बैलेंसिंग किया हुआ है। क्लियर है दोस्तों, आई होप आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपका बैंक स्टेटमेंट या फिर आपके पासबुक में ये फॉर्मेट नहीं है, कोई अलग फॉर्मेट है, फिर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डेबिट क्रेडिट का कंसेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से उस स्टेटमेंट को समझ सकते हैं। चलिए अब दोस्तों इस कैश बुक से हम इस बैंक स्टेटमेंट को मैच कराते हैं, ठीक है। देखते हैं कि आखिर ये डिफरेंस जो है 50,000 और 21,000 के बीच जो डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है, ठीक है। सबसे पहला एंट्री लेते हैं हम सर। सबसे पहला एंट्री है 1 मार्च 2020 को आपके बैंक में कितना बैलेंस था, 10,000 रुपया। अब अगर हम पासबुक में देखें तो 1 मार्च 2020 को हमारे पासबुक में भी 10,000 रुपया बैलेंस है, यानी कि ये एंट्री मैच कर गया। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद 5 मार्च 2020, ठीक है, 5 मार्च 2020 को आपने एक चेक डिपॉजिट किया मोहन अकाउंट का, ठीक है। आपके पास एक चेक आया था मोहन अकाउंट का, उस चेक को आपने अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। कितने अमाउंट का दोस्तों, 20,000 का। 20,000 का चेक आपने 5 मार्च 2020 को डिपॉजिट किया। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 मार्च 2020 को वो मोहन अकाउंट का चेक जो है क्लियर हो गया, ठीक है। 7 मार्च 2020 को वो चेक क्लियर हुआ, ठीक है। कितना अमाउंट का था, 20,000 का। 20,000 यहाँ पे आपको क्रेडिट साइड में दिख रहा है, ठीक है। क्रेडिट होने का मतलब हुआ कि आपका बैलेंस जो है, बैंक का बैलेंस जो है 20,000 से बढ़ गया, ठीक है। तो अब आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना है दोस्तों बैंक में, तो अब आपका क्लोजिंग बैलेंस है 30,000 क्रेडिट बैलेंस। लेकिन आपके लिए ये 30,000 क्या है, एसेट है, तो आपके पास डेबिट बैलेंस होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों ट्रांजेक्शन्स को। 5 मार्च का हमने देख लिया। उसके बाद दोस्तों 10 मार्च को आपने एक चेक इशू किया प्रेम अकाउंट को। आपने एक चेक काटा और प्रेम अकाउंट को दे दिया। कितने अमाउंट का, 10,000 का। 10,000 का चेक आपने इशू किया। अब इस ट्रांजेक्शन को खोजते हैं उसमें है कि नहीं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12 मार्च 2020 को ये चेक क्लियर हो गया है। जो चेक आपने प्रेम अकाउंट को दिया था उसने क्या किया, चेक अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया और ये चेक जो है क्लियर हो गया। तो क्लियर होने पे क्या हुआ दोस्तों, 10,000 रुपया बैलेंस आपके बैंक अकाउंट से घट गया, यानी कि डेबिट हो गया, ठीक है। जब भी बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा और जब भी घटेगा तो डेबिट होगा, ठीक है। तो घटने के बाद आपके पास बैलेंस कितना बच रहा है, 20,000। क्लियर है, 20,000 अब आपके पास बैलेंस बचा है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख ले दोस्तों। 10 मार्च के बाद है आपका 20 मार्च। 20 मार्च को भी आपने एक चेक इशू किया है मिस्टर उमेश अकाउंट को, ठीक है। कितने अमाउंट का किया है दोस्तों, 20,000 का। आइए इसमें देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 28 मार्च को उमेश अकाउंट को जो आपने चेक इशू किया था वो क्लियर हो गया है, यानी कि आपके बैंक अकाउंट से 20,000 रुपया और कट गया, ठीक है। 20,000 यहाँ पे ये कट गया है। क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करें दोस्तों तो 25 मार्च 2020 को आपने एक चेक डिपॉजिट किया अपने अकाउंट में 20,000 का, ठीक है। राम अकाउंट ने आपको एक चेक दिया 25 मार्च को 20,000 रुपया का, जिस चेक को आपने अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया। अब आइए देखते हैं दोस्तों ये चेक जो है क्लियर हुआ है कि नहीं। तो 28 मार्च को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राम अकाउंट का जो चेक था वो क्लियर हो चुका है, यानी कि क्रेडिट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो जब भी कोई चेक क्लियर होता है, जब भी कोई आप चेक डिपॉजिट करते हैं और वो क्लियर होता है तो वो क्या होता है कि दोस्तों क्रेडिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्रेडिट हो चुका है। क्लियर है। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। सिर्फ एक ट्रांजेक्शन बचा है आपका 31 मार्च 2020 का, ठीक है। 31 मार्च 2020 को रमेश अकाउंट ने आपको 30,000 रुपया का चेक काट करके दिया। आपने उस चेक को ले जा करके बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि ये जो 30,000 का चेक है ये आखिर क्लियर हुआ है या नहीं,
ठीक है। तो जब हम बैंक स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 30,000 का तो चेक क्लियर हुआ ही नहीं है। राम अकाउंट का 30,000 का चेक क्लियर हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम एक स्टेटमेंट में नोट करेंगे कि रमेश अकाउंट का जो 30,000 रुपया का चेक था वो क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, नॉट क्लियर्ड इन बैंक। क्लियर है दोस्तों, ये चेक जो है आपका क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, इसे हम यहाँ पे गोल कर देते हैं जिससे आपको पता चले कि ये चेक क्लियर नहीं हुआ है। अब अगर आप कैशबुक को देखेंगे दोस्तों, तो सारे ट्रांजेक्शन्स को हमने पासबुक से या फिर बैंक स्टेटमेंट से मैच करा लिया है। ठीक है, अब आइए दोस्तों इसमें देखते हैं कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स जो है बच गए, तो जिसका एंट्री आपने अपनी कैशबुक में नहीं किया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 31 मार्च 2020 को, ठीक है, बैंक द्वारा जो है बैंक चार्ज काट लिया गया है 1,000 रुपया। 1,000 रुपया बैंक चार्ज काट लिया गया है। इसका एंट्री तो आपने अपनी कैशबुक में किया ही नहीं, है ना। तो इसका एंट्री आपको कैशबुक में करना होगा। तो इसे भी हम एक जगह नोट कर लेंगे कि बैंक चार्ज 1,000 चार्ज बाय बैंक बट नॉट इंटर्ड इन कैशबुक। क्लियर है। उसी तरह दोस्तों एक और ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिख रहा है कि 31 मार्च 2020 को 2,000 रुपया का इंटरेस्ट भी बैंक जो है दिया है ना। 2,000 इंटरेस्ट आपको दिया है, यानी कि इंटरेस्ट क्रेडिट किया गया है, यानी कि आपके अकाउंट को 2,000 रुपया से बढ़ाया गया है। इसका भी एंट्री आपने अपने कैशबुक में नहीं लिया है। ठीक है, तो इसे भी हम इसी तरह से एक जगह नोट कर लेंगे। तो जब हम कैशबुक और बैंक बुक यानी कि बैंक स्टेटमेंट को जब हम मैच कराएं तो हमें पता चला कि एक चेक जो है वो क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, एक बैंक चार्ज जो है जिसका एंट्री हमने कैशबुक में नहीं किया है, साथ ही साथ बैंक द्वारा बैंक इंटरेस्ट दिया गया है, उसका भी एंट्री हमने नहीं किया है। ठीक है, तो आपके पास दोस्तों कितना बैलेंस था? 50,000 बैलेंस था, 50,000 था। ठीक है, 30,000 का चेक आपने एक डिपॉजिट किया था, वो क्लियर नहीं हुआ, तो इसे हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे 30,000। ठीक है, लेस करने के बाद कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 20,000। क्लियर है। उसके बाद कह रहा है कि बैंक चार्ज 1,000 रुपया काट लिया गया है। ठीक है, बैंक जो है 1,000 रुपया आपका एज ए बैंक चार्ज काट लिया है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इस बैंक चार्ज को भी हम लेस करेंगे यहाँ पे 1,000। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 19,000। उसके बाद कह रहा है कि बैंक ने आपको 2,000 रुपये का इंटरेस्ट दिया, तो ये इंटरेस्ट देने से क्या हो रहा है, आपका बैंक का अकाउंट बढ़ रहा है ना। तो इसे हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ऐड 2,000। अब दोस्तों कितना बैलेंस आ रहा है, 21,000। ठीक है, हमने शुरू किया इस कैशबुक के बैलेंस से। ठीक है, प्लस माइनस करने के बाद एज अ पासबुक के बैलेंस से ये जो है मैच कर गया, है ना। आपका कैश का बैलेंस कितना था दोस्तों, 50,000। आपके पासबुक का यानी कि भाई बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कितना था, 21,000। हमने यहाँ पे कुछ प्लस माइनस किया, जो क्लियर नहीं हुआ था उसको हमने लेस कर दिया। बैंक चार्ज बैंक द्वारा काट लिया गया था, उसको हमने लेस कर दिया। इंटरेस्ट बैंक द्वारा दिया गया था, उसे हमने ऐड कर लिया। ऐड और लेस करने के बाद जो अमाउंट आया वो हमारे पासबुक से मैच कर रहा है। तो कुछ नहीं है दोस्तों, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ यही एक स्टेटमेंट है जिसमें हम कैशबुक के बैंक बैलेंस से पासबुक के बैंक बैलेंस को मैच कराते हैं। ठीक है, मैच कराने से हमें पता चलता है कि कौन कौन से चेक क्लियर नहीं हुए हैं या फिर कौन से चेक बाउंस कर गए, बैंक द्वारा कहीं कोई इंटरेस्ट तो नहीं दिया गया, बैंक द्वारा कोई चार्ज तो नहीं काटा गया, या फिर बैंक द्वारा कोई डायरेक्ट पेमेंट तो नहीं कर दिया गया, या फिर हमारे बैंक अकाउंट में किसी पार्टी द्वारा डायरेक्ट डिपॉजिट तो नहीं कर दिया गया, या फिर कहीं पे कोई क्लर्कियल मिस्टेक तो नहीं हो गया। इसे मैच कराने के लिए ही हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। क्लियर दोस्तों, तो आई होप आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के पीछे के पूरे कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और साथ ही दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।